हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 4th यूनिट थी, इसमें हम लोग देख रहे थे औद्योगिकरण, और आज इस आपके चैप्टर को हम लोग आपका अंतिम रूप देंगे और इसी के साथ हम लोग जब हमारा टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा तो हम लोग नया टॉपिक यानी कि नई यूनिट जो है नेक्स्ट वाली हम लोग उसको आगे प्रारंभ करेंगे और हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम इनको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपका समझेंगे क्या चीज़ें हैं, आपका किस प्रकार से हैं। हम इन सब चीज़ों का सही व्याख्यान करेंगे और सही से इनको आपका पढ़ते रहेंगे। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम लोगों ने औद्योगिकरण का जो पूरा आपका दौर था, चाहे आपका शुरुआती दौर रहा हो, चाहे उसका बीच का समय रहा हो, कैसी स्थिति रही थी, क्या उसने प्रगति करी, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग मैं आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से वहाँ उनको जानेंगे। इसके बीच के दौरान अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कोई भी आपका डाउट है, किसी प्रकार का आपका प्रश्न है, तो बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना कमेंट, अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका डाउट है, कोई आपका कमेंट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर है? चलिए आज ही के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपनी यूनिट और हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जैसा आपको पता था कि हम लोग औद्योगिक विकास का अनूठापन देख रहे थे। इस जो हमारी 5th नंबर का इसमें आपकी यूनिट थी, सब यूनिट उसको हमने देखा और इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इसमें आपका देख चुके थे और किस तरह से घरेलू बाजार पर आपका कब्जा हो रहा था। इन सब चीज़ों को हमने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसको पढ़ चुके थे, इसको समझ चुके थे। इन सारी चीज़ों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से आपका देख रहे थे, उनको जान रहे थे। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे आप लेक्चर को बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपका समझेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, इसमें शुरू करते हैं। 5.1 यूनिट है लघु उद्योग की बहुतायता। ये हम लोग पढ़े और हमने देखा कैसे ये वहाँ इसकी शुरुआत हो रही थी, गली मोहल्ले में कैसे फैक्ट्री लगी, कब आपके बम्बई में किस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी हो रही थी। आइए एक बार फिर पुनः इसको स्टार्टिंग कर दें, कोई बात नहीं है। इसमें हमने देख भी चुके हैं कि फ्लाई शटल क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने आपका देखा और इस चैप्टर को हम लोगों ने क्या था बच्चों, अंतिम रूप से यहाँ तक अपना इसको देख लिया था। आज हम लोग यहाँ से हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे और एक एक करके सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से उनका जुड़ाव करके हम इन सारी चीज़ों को इसमें देखेंगे। ठीक, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपने इस लेक्चर की पढ़ाई करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। देखिए, मीलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर और उससे बेहतर स्थिति में थे। अब कह रहे हैं जिस तरह से मीलों में अपना कंपटीशन था, उस कंपटीशन के मुकाबले कुछ ऐसे बुनकर थे जो उनसे कहते बेहतर स्थिति में थे, थोड़ी अच्छी स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। अब देखिए, अब जो धागा होता था बच्चों, एक व्यक्ति का, एक बुनकर का धागा था आपका पतला और दूसरे के मुकाबले उसका था मोटा धागा। अब मुझे बताइए कि मोटा धागा आपका सस्ता मिलेगा, जो कपड़े मोटे धागे से बने हैं वो सस्ते होंगे, या फिर जो आपके पतले धागे से बने वो सस्ते होंगे? तो ऑब्वियस बात है कि जो मोटे धागे से कपड़े बने हैं वो सस्ते होंगे और उनकी फिनिशिंग भी अच्छी नहीं होगी। कौन खरीदता होगा उनको? आम गरीब जनता। और जिसका धागा आपका पतला होगा उसको कौन खरीदता होगा? जो वहां के आपके रिच पर्सन होंगे। इसी प्रकार से हम थोड़ी चीजों को आगे आपका दारबदार इसको समझते हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, अब देखिए, मोटे कपड़े का मुख्य रूप से गरीब ही खरीदता था और उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते रहते थे। यानी कि उसको खरीदने वाला मुख्य लोग बच्चों कौन थे? आपके गरीब। और कीमत भी क्या थी उसकी? फ्लक्चुएट होती रहती, यानी कभी ज्यादा हो गई, कभी कम होगी। खराब फसल, अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था और नगद आय के संसाधन खत्म हो जाते थे, तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। बेहतर किस्म के कपड़ों की मांग खरीदते पीते तबके सिक्के से भी ज्यादा थी। उनमें से उतार चढ़ाव कम आते थे, वे गरीब भूखे आपके मर रहे थे।
अब कह रहे हैं कि जो आपका ऐसे लोग थे जो बेहतर किस्म के आप कपड़े आपका पहनते थे, खाते पीते के आपके तबके थे, उनमें भी क्या होता, उस वाली जो आपकी कैटेगरी थी, अमीर वर्ग कह लीजिए, उनमें जो आपका उतार चढ़ाव था आय का, वो कम था। और क्या था, जो आपके गरीब लोग थे वही क्या थे, वो आपका भूख से मर रहे थे। जब भी अमीर ये है कपड़ा खरीद सकते थे, अकाल की बनारसी और बाल चूरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। वैसे भी जैसा आप देख चुके हैं कि मील विशेष प्रकार की बुनाई की नकल कर सकते थे। बुनी हुई बॉर्डर वाली साड़ी या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह आपका लेने वाला मील आसान नहीं था। ऐसा कभी नहीं था कि 19वीं सदी में उत्पादन बढ़ते जा रहे थे। बुनकरों व अन्य दस्तकारों को हमेशा फायदा ही हो रहा था। उनकी जिंदगी बहुत अब कठोर थी, उन्हें दिन रात काम करने की पड़ी था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चों, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी हाथ में बढ़ रहा था। लेकिन ये फैक्ट्री के युग के अतीत के अवशेष भरे नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अंग थे। क्या थे कि किस तरह से ये सारी चीजें हो रही थी, उनकी औद्योगिकरण के ये क्या थे, उनके अंग थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस तरह की जो उनकी औद्योगिकरण थे, ये सब उनके अंग थे। अब आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा इस मैप को आपका समझ लीजिए, इसको समझिए। पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, बंबई, मद्रास, आपका कलकत्ता, भारत में बड़े पैमाने पर उद्योग वाले इलाके। 1931 में चित्र बने गोले विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग को आकार को इंगित करते हैं कि कौन कौन सा उद्योग है, कौन कौन सा आकार है, उसको इंगित आपका कर रहे थे। चलिए, अब एक नई और आखिरी इस चैप्टर की जो यूनिट्स है, 6 नंबर, वस्तुओं के लिए बाजार, इसको हम लोग आपका देखेंगे। और इसी को देखने के साथ मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा लेक्चर है वो आपका समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो हमारा लेक्चर है वो आपका समाप्त हो जाएगा और हमको बहुत अच्छे से इसको देखना पड़ेगा। आइए इसको देखते हैं। देखिए, हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के प्रयास किए और किस तरह से भारतीय बुनकरों, दस्तकारों, व्यापारियों और लघु उद्योगपति ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, आयात शुल्क, सुरक्षा की मांग उठाई, अपने के लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। जो उनका माल है वो किस तरह से फैलेगा, उसको फैलाने का आपका प्रयास किया। ये सारी चीजें आपको देखनी है और ये सारी चीजें हम लोगों को आपका जाननी है, ठीक। आइए, क्या बात है, किस तरह से हैं, इन सारी चीजों को हमको वो आपका देखता है। जब नई चीजें बनती हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। कहीं जब नई चीजें आपका खरीदी जाती हैं तो उनको खरीदने के लिए आपका उनको प्रेरित भी कुछ ऐसा है कि उनको हम लोग क्या करें, आपका प्रेरित करें। लोगों को लगना चाहिए कि उनके पास उत्पाद की जरूरत है, उनके लिए वो क्या किया गया और किस तरह से वो क्या कर सकते थे, उन सब चीजों पर आपका जोर देने की आवश्यकता है। नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि नई तरह के आपके जो आपके तरीके हैं वो आपके पैदा हों, नए विज्ञापन बने, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पाद की जरूरतें और वांछनीय आपका बना देता है। कि जब कोई भी विज्ञापन आता है, मान लीजिए जैसे आजकल टीवी में, आपका फेसबुक में, बीच बीच में यूट्यूब वगैरह में ऐड चलते हैं। ऐड क्या होता है कि आपको उस कंपनी का मालिक अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देना चाहता है कि हमारा भी बाजार में इस प्रकार का उत्पाद है जो आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरह की सारी चीजें ये आपकी होती हैं। अब देखिए,
वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतें पैदा कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रकारों, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविज़न के पर्दों पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के पीछे मुड़कर देखें तो हमें पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में, एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि जो ये आपके विज्ञापन जो आपके दिए जाते हैं, इन विज्ञापनों को आप देखेंगे ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो भी आपके बाजार हैं उन बाजार में एक प्रकार की नई उपभोक्ताओं के लिए नई रुचि बढ़ाने में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो आपकी इन्होंने निभाई है, और उस पर सारे आपका कुशलतम जो है वो आपका प्रयोग किए हैं और उनको जानने की पूरी पूरी कोशिश की है। जब मैनचेस्टर के उद्योगपति ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़ों के मंडल पर लेबल लगा देते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पाद की जगह का पता चल जाता था। लेबल की ही चीजें की गुणवत्ता की प्रतीक भी था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर दिखाई देता तो लोग खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं होता था। यानी कि अब ये ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे हैं कि ब्रांड वैल्यू क्या है, और इस तरह की चीज़ों की ये बात कर रहे थे। अब देखिए, जब मैनचेस्टर पर आपकी सारी चीज़ें हो रही थी और जब किसी पे लिखा है मेड इन आपका मैनचेस्टर, तो जो उसकी वैल्यू थी वो वैल्यू आपकी क्या थी, बढ़ती थी। अब देखिए, जब आपकी ब्रांडेड चीज़ों में क्या अंतर होता था, मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी है और आपको उस चीज़ पर विश्वास है। ब्रांड क्या है आपका? बिलीव है। ब्रांड क्या है आपका? बिलीव। यानी कि आप जो पैसा लगाकर खरीद रहे हैं, आप जिस विश्वसनीयता के साथ आप चीज़ों को आपका खरीदते हैं, वो चीज़ें उतनी उस मानक पर उतरेंगी, इसलिए आपका लोग क्या करते हैं, ब्रांड वैल्यू करते हैं। जैसे नाम लिखे होते हैं बड़ी-बड़ी कंपनी के कहीं। आप देखिए, आप फ़ोन क्यों खरीदते हैं? आईफ़ोन क्यों खरीदना होता है? भले ही महँगा, लेकिन आप जानते हैं कि अगर मैंने एक बार महँगा पैसा दिया है, तो जो सर्विसेज़ और जो फैसिलिटी, जो सिक्योरिटी मेरे को चाहिए, वो इस आईफ़ोन में मिलेगी, और जो और कंपनियाँ उनमें नहीं मिलेगी। अब बहुतों का अलग है कि मेरे को जैकेट इस ब्रांड की खरीदनी है, मेरे को जो भी सामान इलेक्ट्रिक के वो इस ब्रांड्स के लेने हैं, कि हर तरह में एक अपना बिलीव, अपना विश्वास जो है वो आपका टिका हुआ है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और इनको जानना पड़ेगा कि कैसे ब्रांड वैल्यू का जो फेथ है वो आपका बनता है। अब देखिए, यह चित्र गैपर वाटर का आपका कैलेंडर है। 1928 में एम.बी. धुरकर का आपका चित्र है। अब देखिए, ब्रांड वैल्यू में ग्राइप आपका जो वाटर है, ये देखिए, कीप्स बेबी वेल। इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि क्या चीजें हैं और किस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अब देखिए, अब हम सबसे पहले इनको देखते हैं कि मैनचेस्टर के लेबल 20वीं सदी तक का प्रारंभ। आयातित कपड़ों के लेबल पर असंख्य भारतीय देवी देवताओं, कीर्ति, लक्ष्मी, सरस्वती को आपका चित्रित किया गया था, जो संबंधित वस्तुओं की गुणवत्ता को आपके दर्शाने का प्रयास करता था। मैनचेस्टर के लेबल पर महाराजा रणजीत सिंह का चित्र था। अब देखिए, उत्पादों के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए ऐतिहासिक व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए, कोई आपका ब्रांड वैल्यू है तो उस ब्रांड वैल्यू पर क्या करते थे ये लोग, उनके चित्रों को आपका लगा देते थे, ताकि भारत में उनके प्रति बिलीव रहे, आपका विश्वास रहे और लोग उनको समझ सकें। ठीक है, ताकि चाहे हमने कार्तिकेय का आपका फोटो लगाया हो, चाहे लक्ष्मी का, आपका सरस्वती का, इससे लोगों में क्या होगा कि उसके प्रति जो उनका बिलीव है, वो बिलीव क्या होगा, और भी स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? और भी मजबूत होगा। लेबल पर सिर्फ शब्द और अक्षर नहीं होते थे, उन पर भी तस्वीरें भी बनी होती थी, जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेबलों को देखते हैं तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने का उनका तरीका का अंदाज लगा सकते थे। ठीक, इन लेबल पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्राय होती थी,
देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माताओं यह दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि उन लोगों से चीजें को खरीद सकें। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीर का फायदा यह होता था कि किसी विदेशों में चीजें बनी थी, भारतीयों को जानी पहचानी लग सकती थी। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपाने लगे थे। पत्रकारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर को उनको भी समझ में आता था जो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता था। अब देखिए, कैलेंडर लगे हैं, बिलीव कर रहे हैं, आज भी देखते हैं कि जितने भी आपके निर्माता होते हैं कुछ अपना एड्स देते हैं और किसी देवी देवताओं का आपका फोटो लगवा देते हैं। बसंत पंचमी का हो गया, जैसे कि बच्चों आप कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, नौ दुर्गे हो गए, इस तरह की सारी चीजों को ये लोग आपका लगवाते थे ताकि इस तरह से सब चीजें बहुत अच्छे से हो सकें, लोग उनके प्रति अपनी आदर जता सकें, ताकि इस तरह से सारी चीजें वो आपका करते थे। चाय की दुकानों, दफ्तरों और मध्यम वर्गीय घरों में क्या कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडर को लगाते थे वे विज्ञापन को हर रोज पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों ने भी नए उत्पाद को बेचने के लिए देवी देवताओं की आपकी तस्वीर दी थी। क्या करा था, इन सब कैलेंडर को वो आपका बेचने के लिए देवी देवताओं की जो आपकी तस्वीर है वो दी थी। देवी देवताओं की तस्वीर की तरह महत्वपूर्ण व्यक्ति, सम्राटों व नवाबों की तस्वीर भी विज्ञापनों व कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होती थी कि जो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके व्यक्ति हैं, जो भी राजा हैं, नवाब हैं या फिर जो भी और देवी देवता हैं, उन सब की जो आपकी फोटोज थी वो इसमें आपका इंक्लूडेड आपका की जाती थी, ताकि मैं इन सब चीजों को हम लोग आपका देख सकें कि क्या चीजें थी, क्या नहीं था और किस तरह से ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से ये लोग कर रहे थे। अगर आप इसी शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो उसके उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं तो उसे शाही निर्देश बना दिए जा रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। उनका यह आशय था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीजों को देखते हैं। उन्हें भारतीयों ने बनाया था ये विज्ञापन विदेशी के राज संदेश का भाग बनते थे। ठीक है, जितने भी भाग के विदेशी थे उन सब चीज का जो वाहक है ये उनका बनते थे। अब देखिए, सिंपल सा आप समझिए, कोई वो आपने फोटो लिया है, कोई चीज आप खरीद रहे हैं, उसने व्यक्ति ने साथ में कैलेंडर दिया है और इस तरह का आपको एड्स मिला है। ये देखिए, उस समय भी था, ये नीचे पूरे महीने का अब आपका कैलेंडर दिया गया है। इसको थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट कलर में करके आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये आपको क्या दिया है, पूरा कैलेंडर दिया है। ये देखिए, अब देखिए भगवान का इसमें बाप का फोटो है, विष्णु भगवान का। इस तरह से ये लोग चीज बाप की बेच रहे थे। आप एक चीज छोटा सा समझिए कि धूप बत्ती, अगरबत्ती पर आप लोग इसको बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं कि किस तरह से धूप बत्ती पर, अगरबत्ती पर और बहुत सारी ऐसी आपकी पूजा की सामग्री होती हैं या कुछ, उन पर आपका देवी की प्रतिमा आपकी छपी होती है और उस तरह से इन चीजों को, उन उत्पाद को आपका पूछा जाता है। जाहिर है कि उद्योग के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी आपके बदलाव आए, फैक्ट्रियों का उदय हुआ और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीज और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। चित्र 1-2 को दोबारा देखिए। अब बताइए कि ये छवियां क्या दर्शाती हैं। कि आप चित्र और 1 और 2 को आपको दोबारा देखना है और देखिए ये क्या बताती हैं आपको, ये चीजें हमको क्या दिखाती हैं। अब देखिए, एक भारतीय मील ने कपड़ा का लेवल, इसमें एक देवी अहमदाबाद के मील का अपना दान करते हुए कपड़े को दिखाई है। लोगों से भारत में बने कपड़ों का इस्तेमाल करने का आह्वान कर रही है। देवी है जो क्या कर रही है, आप कपड़े दान कर रही है। इस तरह का जो आपका लेवल था ये लोग आपका बनाया करते थे। इस तरह से इनकी चीजें थी, ये इनकी ब्रांड वैल्यू थी।
इस तरह से ये चीजें बेचती थी। आज भी देखिए जो भी चीजें बिकती हैं, एक उनमें विशेष प्रकार का आपका लोगो लगा होता है, विशेष प्रकार की आपकी चीजें लगी होती हैं। आप किसी ज्वेलर्स के पास जाएंगे तो ज्वेलर्स का नीचे नाम होगा, पूरे साल का कैलेंडर होगा, उसमें आपका किसी भगवान की फोटो होगी। यानी कि पूरे साल तक जब तक वो आपके पास कैलेंडर सुरक्षित है आप उसको हटाते नहीं है, क्योंकि भगवान का फोटो लगा है। इस तरह से उनकी ब्रांड वैल्यू, उनका विज्ञापन, सब चीजें इसके माध्यम से आसानी से होती रहती हैं और ये चीज आपको समझ आएंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और इन सब चीजों का आपको थोड़ा थोड़ा सबको फोकस करना है, ठीक, ताकि आप इन सब चीजों को समझ सकें, आप इन सब चीजों को देख सकें। ठीक है बच्चों, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे वो आपका चैप्टर को हमने अच्छे से आपका देख लिया है और बहुत अच्छे से हम लोगों ने आपका पढ़ लिया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए ये जो आपका चैप्टर है ये ऑलमोस्ट का सब हम अच्छी तरह ये पूरा खत्म हो गया है और हमने इसको बहुत अच्छी तरह से पूरे चीजों को आपका देख लिया है कि आपका किस तरह से ये चित्र नंबर 1 था, औद्योगिकरण का युग क्या था, किस तरह से कारखाने स्थापित हुए, उससे पहले का क्या इतिहास है, उसके बाद में क्या चीजें हुई, कैसे उत्पादन हुआ, लघु उद्योग, इस तरह के उद्योग सब आपके बने। इन सब चीजों को हम लोगों ने आपका बहुत अच्छे से इनको पढ़ा और समझा। अब देखिए ये थी सेकंड लास्ट और अब ये इस चैप्टर का लास्ट यूनिट है, लास्ट खंड है इस बुक का और इसको भी देख लेंगे। एक और शायद बचा है, इसको हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। खंड थर्ड है ये, रोजगार की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये खंड थर्ड है कि रोजगार की लाइफ कैसी थी, किस तरह से संस्कृति थी और किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम था। इन सब चीजों को हम लोगों को आपको समझना है और चीजों को हम लोगों को सीखना है। देखिए चित्र अब भी बरकरार है, इन चित्रों को समझिए, इन चित्रों की जो आइडियोलॉजी है उसको फेस कीजिए, इन सबको आपको समझना है, इन सबको आपको देखना है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया कि किस तरह से मुद्रण व आपका संस्कृति हो रही है और आधुनिक दुनिया क्या है, इस आधुनिक दुनिया को आपको समझना पड़ेगा, इस आधुनिक दुनिया को आपको देखना पड़ेगा। इस तरह से हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। मुद्रित या छपित हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। यानी कि अगर छपी हुई आपकी प्रिंटिंग अगर कोई सामग्री ना हो तो उसके बगैर हमारी जो दुनिया की जो आपकी कल्पना है वो कितनी अलग है। समझिए, अब देखिए अगर यही बुक आपकी छपी नहीं होती, मुद्रित नहीं होती, तो जिस तरह से, जिस फॉर्म में, जिस पैटर्न को मैं आपको समझाना चाहता हूं, कि आप समझ पाते? तो शायद नहीं समझ पाते। क्या अगर मैं ये सब चीजें आपको मौखिक बताता तो शायद मैं इतना लंबा गुणगान ना कर पाता, इस चैप्टर को इतना विस्तृत और इतना अच्छे से ना समझा पाता। शायद जिसमें 100 शब्द हैं उसमें 5 शब्द में, 10 शब्द में खत्म कर देता हूं सारी चीजों को और एक आपको छोटी मोटी आपको एक बस टॉपिक के रूप में आपका एक छोटी सी जानकारी आपको मिलकर आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। लेकिन नहीं, ये प्रिंटिंग है, आपका मुद्रित है और आधुनिक दुनिया से इसका क्या तालमेल है, इस तालमेल को हमको समझने की आवश्यकता है, इस तालमेल को हमको समझना है। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग थोड़ा सा आगे अपनी बात करेंगे और इसको हम लोग वो आपका देखेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग हम इसको आपका बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है, ताकि हम इसको बहुत अच्छे से आपका पूरा कर सकें, उसको कंप्लीट कर सकें, ये आपको देखना है। अब देखिए, मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। हम अपने चारों ओर तरफ आपकी नजर दौड़ाएं, हमें कई और कोई छपी हुई चीज दिखाई देगी, तब हमें किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मैसूर तस्वीरें की नकलें, मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के वहां किनारे विज्ञापन, सिनेमाघरों के पोस्टर आदि आदि हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार देखते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। हम
मौद्रिक दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं, यह सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती और छपाई के पहले भी दुनिया थी। हम शायद यही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास में हमारे समकालीन जमाने को अगर दिखाया गया है। यह इतिहास क्या है? समाज में मौद्रिक सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने के लिए इसकी भूमिका क्या थी? इस अध्याय में, इस मुद्रण में इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप तक फैला। यह मुद्रण तकनीकी प्रसार व प्रभाव को सामाजिक जीवन में बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश है कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, कैसे इसका जुड़ाव होगा। इन सारे जुड़ावों को, इन सारी चीज़ों को आपका हम लोग देख सकते हैं। इस सारी चीज़ों को हम लोग आपका समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह की आपकी चीज़ें हैं, और हम इन सब चीज़ों को आपका बहुत अच्छे से इनको पढ़ के, इसको महसूस करके हम इनको समझ सकते हैं, हम इनको देख सकते हैं। ठीक, ये आपको समझना है। अब देखिए, ये चित्रकारी है, आप देखिए थोड़ा सा आपको अलग दिखाई देगी। इसको देखने की और इसको पढ़ने की, इसको सब जानने की बड़ी हमको आपको ज़रूरत है, ताकि हम सब इनको देख चुके हैं और इन सब को आपका समझ चुके हैं, और इससे हम लोग आपका समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं, और ताकि हम लोग इस सब चीज़ों को, अब देखिए किस तरह से पुराने काल में जो था बच्चों, पांडुलिपि आपका लिखी जाती थी। आज के टाइम में तो इतना आधुनिक हो चुका है कि हम उनको आपका देख चुके हैं कि अगर इन सब चीज़ों को आपको समझना है, वो आपको देखना है, तो इसको आप बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं, वो इनको देख सकते हैं। शुरुआती छपी किताबें के शुरुआत के पन्नों में जो आपकी छपी हुई जो आपकी किताब हैं, उन किताबी पन्नों को आप लोग देख लीजिए और उन किताबी पन्नों को आप समझ लीजिए। देखिए, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीनी, जापान व कोरिया में विकसित हुई थी। कहाँ पर विकसित हुई थी बच्चों? सबसे पहले मुद्रण की पॉलिसी सबसे पहले चाइना में चली थी। यानी कि जो आपका प्रिंटिंग प्रेस, जो छपाई का जो काम शुरू हुआ था, उस छपाई के विषय पर अगर हम लोग इतिहास गेरें या थोड़ी इन सारी चीज़ों को आपको देखें, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमें बहुत सारी आपकी जानकारियाँ मिलेंगी, किस तरह से क्या इतिहास रहा है, कब ये आपका सारी चीज़ें हुई हैं, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं और इसको हम बहुत अच्छे से आपका पढ़ सकते हैं कि क्या ये चीज़ें हैं। ठीक है, आप इसको समझिए बच्चों और इसको देखिए। तो सबसे पहले कहाँ हुआ? चाइना में, और चाइना के बाद आपका जापान में, और फिर कोरिया में ये चीज़ें आपकी विकसित हुई। यह छपाई हाथों से होती थी, यानी कि पहले किससे चलता था? आपका हाथ से होती थी। देखिए, पहले क्या होता था बच्चों, स्पेशल कुछ खाने बनते थे, फिर उनके ऊपर स्याही लगती थी, फिर वो काट के ब्लॉक में तख्ते में रखे होते थे, फिर उस अलग अलग में डिफरेंट, जिस तरह से कार्ड छपते हैं ना, इस तरह से होते थे। लेकिन अब सब सिस्टम आपका चेंज है। करीब 594 ईस्वी से चाइना में स्याही लगे काट के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर और किताबें छापी जाने लगी थी। चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताबें एकनाडिया शैली में किनारे को मोड़ने के बाद सील कर दी जाती थी। वहाँ किताबें सुलेखन यानी के कुशन बीसी का करने वाले लोगों को दक्ष, सुकल व खुशनक होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में सही सही आपका कलात्मक दिखाया करते थे कि क्या उनकी चीजें हैं, कैसे उनकी कलात्मक स्थिति है। इन सब चीजों को हम लोग आपका देखते थे। एक लंबे अरसे तक मौद्रिक सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीन राजतंत्र था। सिविल परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीन राजतंत्र में इन परीक्षाओं के लिए बड़े तमाम किताबें छपवाती थी।
16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपाई किताबों की मात्रा में उनका अनुपात भी आपका बढ़ा। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई का इस्तेमाल में भी विविधता आई। अब मौद्रिक सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान व अधिकारी नहीं रहे, भारत ने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मौद्रिक सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक सगल भी बन गया। नए पाठक वर्गों का वैकल्पिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य कृति का संलग्न, रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाएं ने भी यह पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ के स्वर रचित काव्य और नाटक भी छपते थे। यानी कि किस तरह से आप देखेंगे छपाई के दौर में क्या क्या चीजें आई, और सबसे पहले आप देखेंगे एक नया वर्ग निकल कर आया जो किताब, कहानी, किस्सों को आपका पढ़ता था, समझता था और आनंदित होता था। और इसमें जो अमीर वर्ग की महिलाएं थीं, उन्होंने भी अपनी रुचि दिखाई और इस तरह से उन्होंने इस पर अपना पार्टिसिपेट किया और अपना कहानी बनने का, अपनी कहानी चीजों को शुरू करने का आपका शुरुआत की और इनको बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपका समझा। और हम इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं और इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से आपका देख भी सकते हैं कि क्या ये सारी चीजें हैं। इन सबको आपको समझना है और इन सबको आपको देखना है कि क्या चीजें हैं और किस तरह से आपका जरूरतें हैं। आप देखिए किस तरह से एक नई किताबों की जो शैली है, जो पठन पाठन है, वो उसका दौर है, वो आपका शुरू हो गया था और वो दौर किस तरह से रहा ये आपको देखना। पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीकी के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीकी और प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरत को पूरा करने वाले संघाई प्रिंटिंग संस्कृति का यह नया केंद्र बन गया था। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीन या यांत्रिक छपाई ने आपका ले ली। यानी किस तरह से आपकी प्रिंटिंग प्रेस काम कर रही थी, कैसे आपके नए केंद्र बन रहे थे, इन सब की जगह आपकी इन्होंने आपकी ले ली। ये आपका देखना है। अब देखिए जापान में किस तरह से ये जो आपका मुद्रण है, आपका प्रिंटिंग है या छापांकन है, किस तरह से हो रहा था। अब देखिए बच्चों, अब आप मुझे सबसे पहले एक चीज बताइए। आज तो आप कंप्यूटर का जमाना है, आज तो लोग अपने लैपटॉप से, मोबाइल से और सीपी से बैठकर, अपने कंप्यूटर से बैठकर अपनी चीज़ों का फॉर्मेट आपका तैयार करते हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर आइटम्स के रूप में उन सब चीज़ों को, इनको आपका प्रिंटिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका पांडुलिपि थी, फिर धीरे धीरे लिखाई छिपाई हुई और फिर एक आप देखेंगे जब कभी आप कोर्ट वगैरह तहसील में जाओगे ना, एक टक टक करने वाली आपकी मशीन होती थी, ठीक है, और उसके टक टक करके आपका चलती थी, उसमें हर एक शब्द अलग होता था। उससे भी सबसे पहले छपाई का काम आपका प्रारंभ किया था, ठीक है, छपाई का। और बोलते हैं कहीं कहीं आपका लकड़ी के जो खांचे होते थे, उन पर लकड़ी पर चीजों को उत्कीर्ण कर कर अक्षरों को बनाया जाता था, फिर स्याही में भिगोकर उसे छापा जाता था। तो इस तरह की भी कुछ चीजें आपकी होती थी और इस तरह से हम लोगों ने इन सब चीजों को देखा और पढ़ा और समझा है। चलिए, तो हमने इन सब चीजों का इतिहास पर आपकी नजर मारी है। इन सारे इतिहास को हम लोगों ने आपका पढ़ा है और इसको आपका देखा है कि किस तरह से ये सारी चीजें आपकी हो रही हैं और इनमें इन सब चीजों की हमने आपका बात करी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे आप इस लेक्चर को और पिछले लेक्चर को रिवीजन कर लें, ताकि आपका किसी प्रकार का कोई भी आपका डाउट हो, किसी प्रकार का आपका प्रश्न हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं। ये समय आपको अपना रिवीजन करने का है। जितना भी आपका कोर्स है आप उसको पूर्णतः रिवीजन करिए। कोई भी कहीं से डाउट बनता है हमसे पूछिए। आप स्पेशल कोई सीरीज चाहते हैं वो हमको आप कमेंट के माध्यम से, आप चैट के माध्यम से हमको भेज सकते हैं। कोई सब्जेक्ट आपको स्पेशल पढ़ना है, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है,
तो सभी बच्चे मिलकर इस तरह की भी एक्टिविटी के माध्यम से हमको बता सकते हैं और अपनी जो चॉइस का सब्जेक्ट है या कुछ और चीज़ है, आप हमारे सामने रख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको बहुत अच्छे से देखना है, ताकि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये समय आपकी पढ़ाई का और बहुत अधिक अपनी पढ़ाई को समय देने का और अपनी कुशलता से सारी चीज़ों को आपका करने का है। हम और आपके अध्यापक आपकी पढ़ाई में मददगार आपके साबित हों, इसलिए हमारा सारा प्रयास आप पर है। और जो भी आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है, किसी प्रकार आपका प्रश्न है, हम उसके आपके समाधान के लिए हर समय आपके लिए उपस्थित हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।